हेलो एवरीवन, मैं गुंजन ड्यूका की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? होप्स आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का आगे का सेक्शन। ठीक है। अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा था, होप्स आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम आगे का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आप सभी को पता लगी गई है क्या है, दैट इट इज अ सेल। कि हम सभी प्लांट और सभी एनिमल्स किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस करा था क्या कि जो हमारी सेल होती है वो दो टाइप की होती है, दैट इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। है ना? तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल वो थी जिसका न्यूक्लियस जो था वो वेल डिफाइंड नहीं था, ज्यादा अच्छा नहीं था। हाँ, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसका न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। इस ये सेल क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल ये स्मॉल होती है, वो लार्ज होती है। इसके पास सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, इसके पास सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। है ना? एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कौन है? प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब। है ना? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझना आसान है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझना इतना आसान नहीं है। ना, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब देखो आगे कब हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो मैंने आपको एक चीज और बताई थी क्या, कि सभी सेल के अंदर जो होते हैं वो तीन पार्ट्स होते हैं। हाँ, तो तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर ये जो जेल था उस जेल का नाम क्या था? दैट वाज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जेल का नाम क्या था? साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर एक और जो डार्क सर्कल आ रहा था उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। एक और जो डार्क सर्कल आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, तो हर एक सेल के अंदर ये तीन पार्ट्स होते ही हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के आसपास के जाल को क्या बोलते हैं? जो न्यूक्लियस के आसपास ये जो जाल होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर। ठीक है, फिर ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन कप लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडीज। ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। है ना? और जो साथ में जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और जो ये सर्कल सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। ठीक है, तो ये सब बेसिक पार्ट्स है सेल के अंदर, और हमें अब इनको वन बाय वन करके पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहला जो है वो आपका क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का पढ़ने जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल के इनर कंटेंट को आउटर सराउंडिंग से सेपरेट करती है ना? तो सेल मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है कि सेल का जो अंदर का मटेरियल है वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द आउटर सराउंडिंग्स। है ना? जैसे सपोज एक रूम को आप सेल मान लो, तो रूम की जो दीवारें हैं वो दीवारें क्या करेंगी? सेल के रूम के अंदर की चीजों को बाहर की सराउंडिंग से अलग करेगी। एज सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? इनर कंटेंट को आउटर सराउंडिंग से सेपरेट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेपरेशन करने का काम होता है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। हम्म? और जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, अगर इसी मेम्ब्रेन को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें, इफ वी सी इट इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वो हमें कैसी नजर आएगी? वो डबल मेम्ब्रेन नजर आएगी। ठीक है, कैसी नजर आएगी? डबल मेम्ब्रेन। जैसे अगर इसी सेल मेम्ब्रेन को अगर मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो आपको क्या नजर आने वाले? दो मेम्ब्रेन नजर आएगी। ठीक है, और ये बीच में ये जो इलोंगेट होते हैं वो कौन होती है? प्रोटीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे मेम्ब्रेन ऐसी नजर आने वाली है, डबल लेयर, और बीच में कौन आ रही है? प्रोटीन्स आ रही है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। इनको क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, और ये जो लंबी सी है ये कौन है हमारी? ये प्रोटीन्स है, दैट इट इज अ प्रोटीन्स। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो डबल मेम्ब्रेन नजर आएगी, और ये किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स से। ठीक है, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन आता है ये कि सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? बिकॉज ये जो सेल मेम्ब्रेन है
वो मटेरियल को क्या करती है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वो मटेरियल को सेलेक्ट करती है, ये मटेरियल को सेलेक्ट करेगी, इट सेलेक्ट द मटेरियल। ठीक है, जो भी यूजफुल पार्टिकल होंगे, जो भी सेल के लिए यूजफुल पार्टिकल होंगे सिर्फ उसको जाने देगी, और जो पार्टिकल यूजफुल नहीं है उसको नहीं जाने देगी। है ना, तो ये मटेरियल को, पार्टिकल्स को सेलेक्ट करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो जरूरी चीज है उसको जाने देगी और जो जरूरी है उसको जाने नहीं देगी। है ना, तो इट अलाउज द एंट्री ऑफ ओनली यूजफुल मटेरियल। है ना, कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ यूजफुल मटेरियल को जाने देती है सेल के अंदर, एंड इट डज नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं करती है नॉन यूजफुल मटेरियल को, जो सेल के लिए जरूरी नहीं है उसको वो अलाउ नहीं करती है। ठीक है, दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। है ना, किसकी तरह काम कर रही है, गार्ड की तरह। है ना, गेट पे जो गार्ड होते हैं वो क्या देखते हैं कि हाँ भाई जो नोन पर्सन है उनको जाने देते हैं, और जो अननोन होते हैं उसको नहीं जाने देते हैं। ऐसी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो यूजफुल मटेरियल उसको जाने देगी, और जो मटेरियल यूजफुल नहीं है उसको नहीं जाने देगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये 3 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आता ही है, तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे देखें। ठीक है, अब देखो, अब आगे ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कौन सा प्रोसेस करती है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये फंक्शन परफॉर्म करती है, सेलेक्ट करती है पार्टिकल को। दैट्स वाई जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपकी क्या है, इट इज अ लिविंग सेल, इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। ठीक है, ये चीजों को सेलेक्ट कर रही है, इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिविंग मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो काम कर रही है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इज द लिविंग मेम्ब्रेन। अब देखो, सबसे पहला क्या काम करती है वो डिफ्यूजन का। जो सबसे पहला फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस, गैसेस का मूव करना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इट इज अ डिफ्यूजन। तो गैसेस का मूव करना ज्यादा से कम की ओर, दैट इट इज अ डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि आपकी ये सेल है और बाहर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। बाहर कितने ऑक्सीजन के पार्टिकल है, 3, और अंदर क्या है, एक ही है। तो गैसेस जो है वो मूव कर रही है ज्यादा से कम की ओर। तो ज्यादा से कम की ओर मूव करना, गैसेस का मूव करना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या होता है, डिफ्यूजन। ठीक है, और वो कैसे मूव करती है, टिल द इक्विलिब्रियम। कैसे मूव करेगी वो, टिल द इक्विलिब्रियम, कि जब तक वो इक्वल नहीं हो जाते तब तक मूव करेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ से एक ऑक्सीजन मूव करके कहाँ चला गया, अंदर चला गया। अब अंदर और बाहर क्या हो गए, ऑक्सीजन सेम हो गए, अब मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो गैसेस का मूव करना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम, कि अंदर और बाहर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आता है, वी डिफाइन डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम। जब अंदर और बाहर समान हो जाते हैं तो मूवमेंट जो होती है गैसेस की रुक जाती है ना। और ये मूवमेंट किसके थ्रू हो रही है, हमें पता है, इट इज डन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है। ठीक है, अब देखो दूसरा काम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, ऑस्मोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, है ना, ऑस्मोसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मूव करना फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वही टिल द इक्विलिब्रियम, कब तक, जब तक वो इक्वल नहीं हो जाते अंदर और बाहर। है ना, तो ये सेल है। ठीक है, सेल है ये। अब सेल के अंदर क्या हो रहा है, वाटर का मूव करना है, ये वाटर हो गया, H2O हमें पता है वाटर होता है। ठीक है, तो वाटर का मूव करना फ्रॉम हाई टू लो। बाहर कितने पार्टिकल है, कितने मॉलिक्यूल है, वाटर के 3, अंदर कितने, एक। तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है। तो वाटर का मूव करना फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम, क्या होता है, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर से अंदर चला जाएगा, और जिससे क्या हो गया, अंदर और बाहर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। और इक्वल होने के बाद क्या होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस, यानी कि वाटर की मूवमेंट का प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इट इज ऑस्मोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, एंडोसाइटोसिस। अब बीच में एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ऑस्मोसिस है वो स्पेशल केस है किसका, डिफ्यूजन का।
यानी कि ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन के अंदर आता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। अब देखो एंडोसाइटोसिस क्या होता है। अब देखो यहाँ पर भी वर्ड का क्या मीनिंग है। एंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड। एंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड। और साइटो मतलब क्या होता है, वो साइटो मतलब होता है सेल। साइटो मतलब होता है सेल। तो सेल के अंदर जाना, किसका अंदर जाना, फूड का अंदर जाना। तो सेल के अंदर फूड का जाना क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इट इज एंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल। फूड को अंदर लेने क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो जो हमारा अमीबा होता है, वो अमीबा जो है फूड को गेट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, हमें पता है अमीबा की जो बाहर, अमीबा है ये। ठीक है, अमीबा की ये जो बाहर प्रोजेक्शंस निकली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। है ना, क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया क्या करता है, फूड पार्टिकल को, फूड सूडोपोडिया क्या करता है, फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है, एंगल्फ कर लेता है, बंद कर लेता है। ठीक है, तो फूड पार्टिकल को एंगल्फ करना, फूड पार्टिकल को सेल के अंदर लेना ही क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो अमीबा जो है वो फूड को गेट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है, काम करती है। दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक लिविंग सेल है, लिविंग मेम्ब्रेन है। क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, सबसे पहले डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन क्या होता है, गैसेस का मूव करना फ्रॉम हायर टू द लो टिल द इक्विलिब्रियम, दैट इट इज अ डिफ्यूजन। ठीक है, वाटर का मूव करना हाई टू लो टिल द इक्विलिब्रियम, दैट इट इज ऑस्मोसिस। फूड को एंगल्फ करना, दैट इट इज एंडोसाइटोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, अब आगे अगर हम देखें, देखो वो हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन इज ऑफ थ्री टाइप। अब सॉल्यूशन हमने केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा है, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो तीन चीजों से मिल, दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो सोल्यूट, सोल्यूट और किससे मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो सोल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। अब सोल्यूट कौन होता है, जो कम है क्वांटिटी में। जो क्वांटिटी में कम है उसको क्या बोलोगे आप, सोल्यूट। और जो क्वांटिटी में ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जैसे मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर 1 टेबल स्पून शुगर डाल दिया, तो शुगर कम है। ठीक है, तो जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। जो ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे यहाँ पर तीन टाइप के होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है तीन टाइप के हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब इनको भी याद करना, इनके नाम से ही आसान है। देखो हाइपोटोनिक मतलब क्या होता है, हाइपो मीन्स होता है लेस। ठीक है, तो हाइपो मतलब क्या होता है, वो लेस। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिसमें वाटर जो है कम है, वाटर जो है वो लेस है इन सेल। सेल के अंदर पानी कम है कंपेयर टू सराउंडिंग्स। यानी कि सेल के अंदर पानी कम है बाहर के मुकाबले। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो आइसोटोनिक कौन सा होता है, आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल। आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल। अगर सेल के अंदर और सेल के बाहर पानी इक्वल है, सेम है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। है ना, वाटर इज सेम इन और आउट ऑफ द सेल। इसके बाद कौन आ गया, हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब क्या होता है, मोर। हाइपर मतलब क्या होता है, मोर। है ना, अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा है कंपेयर टू सराउंडिंग, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। है ना, तो वाटर इज मोर इन सेल कंपेयर टू सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इसके नाम से ही हमें डेफिनेशन याद हो रही है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, वाटर कम है बाहर के कंपैरेटिवली। वाटर इक्वल है अंदर और बाहर, आइसोटोनिक। वाटर ज्यादा हो गया बाहर के कंपैरेटिवली, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अंदर अगर पानी कम है सेल के, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मूव करेगा हाई टू लो, तो बाहर से पानी अंदर आ जाएगा। वाटर इज मूव इनटू द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब पानी अंदर आने की वजह से सेल क्या हो जाएगी, सोलन हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो पानी जो है वो अंदर चला गया, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा था तो ज्यादा से कम की ओर मूव करा, जिससे सेल क्या हो गई, सोलन हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये ऐसा कब होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। अगर सेल के अंदर पानी कम होगा बाहर के मुकाबले, तो पानी अंदर चला जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, सोलन हो जाएगी। ठीक है, आइसोटोनिक में क्या होता है, पानी अंदर और बाहर तो सेम है, अंदर बाहर सेम होता है, तो नो मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी मूव नहीं करता है।
और पानी मूव ना करने की वजह से सेल का शेप भी क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसी सेल पहले है वैसी सेल बाद में होगी। ठीक है। अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पानी जो है वो अंदर जाता है सेल के, और अंदर ज्यादा होने की वजह से वाटर इज मूव आउट ऑफ द सेल। पानी जो है वो सेल से बाहर चला जाएगा, और बाहर जाने की वजह से सेल क्या हो जाएगी, आपकी श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन तीनों को डिफरेंशिएट करो। तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, पहली वाली अगर आपको लाइन याद हो गई तो आप आगे के पॉइंट्स खुद लिख दोगे, है ना। तो अगर सेल के अंदर पानी कम है तो हाइपोटोनिक, इक्वल है तो आइसोटोनिक, ज्यादा है तो हाइपरटोनिक। ज्यादा होने की वजह से सेल श्रिंक हो जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और इसमें सेल सॉलन हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है कि हमारी सिर्फ एनिमल सेल ही क्या करती है, शेप को चेंज करती है। अगर मैंने एनिमल सेल को अगर सॉल्यूशन में रखा तो सिर्फ एनिमल सेल ही क्या होती है, बड़ी या फिर श्रिंक होती है। प्लांट सेल श्रिंक या सॉलन नहीं होती है ना। कारण क्या है, प्लांट सेल डू नॉट चेंज इट शेप, प्लांट सेल अपना शेप को चेंज नहीं करेगा, वो सॉलन और श्रिंक नहीं होगा, है ना। रीजन क्या है, वो क्योंकि प्लांट सेल के पास जो होती है दो मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल के पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है, तो अगर मैं प्लांट सेल को देखूं तो प्लांट सेल के पास दो दो मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल जो होती है ये काफी रिजिड होती है, काफी स्ट्रांग होती है। सेल वॉल जो है वो काफी रिजिड, काफी स्ट्रांग है, और सेल वॉल के होने की वजह से ही प्लांट सेल जो होती है अपनी शेप चेंज नहीं करती है, ना तो वो श्रिंक होगी ना वो सोलन होगी। ठीक है, तो अगर मैंने एनिमल सेल को रखा तो वो तो मोटी पतली होगी, वो श्रिंक और सोलन होगी, बट प्लांट सेल के साथ ऐसा नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लांट सेल के पास क्या है, सेल वॉल है जो कि काफी रिजिड, काफी स्ट्रांग होती है। देखो क्या होगा फिर। अब प्लांट सेल को अगर मैंने अगर रखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो प्लांट सेल तो अपना शेप चेंज नहीं करेगा, वो सॉलन श्रिंक नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत चेंज आता है, वो अंदर ही आता है, आउटर शेप में कोई चेंज नहीं आता है प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल को अगर मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो प्लांट सेल आपकी क्या हो जाएगी, प्लांट सेल आपकी वो टर्जिड हो जाएगी, प्लांट सेल इज गेट टर्जिड। टर्जिड मतलब क्या, वो काफी अंदर से स्टिफ हो जाएगी, काफी स्ट्रांग हो जाएगी ऐसे, है ना, जिसके वजह से वॉल पे जो प्रेशर है पानी के आने की वजह से वो बढ़ जाएगा, है ना। शेप चेंज नहीं होगी, शेप वैसी रहेगी, बस प्लांट सेल अंदर से काफी क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, और वॉल्स पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो हमें पता है कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज इन द शेप ऑफ द सेल, है ना। और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपरटोनिक में क्या होगा, प्लांट वाटर जो है वो प्लांट सेल से बाहर जाएगा, प्लांट सेल श्रिंक नहीं होगी, बट क्या हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये, अगर प्लांट सेल को अगर हम किस में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो प्लांट सेल आपकी प्लाज्मालाइज्ड हो जाती है, क्या हो जाती है, प्लाज्मालाइज्ड, है ना। प्लाज्मालाइज्ड मतलब क्या होता है, प्लाज्मा मतलब कौन आ गया आपका, साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मतलब कौन आ गया, साइटोप्लाज्म। और लाइज्ड मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से श्रिंक। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, पर मेम्ब्रेन अपनी जगह पर ही रहती है। ठीक है, तो जो अंदर का जो साइटोप्लाज्म होगा वो अंदर की तरफ वो श्रिंक हो जाएगा, बट मेम्ब्रेन अपनी जगह पर ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमने प्लांट सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो वो टर्जिड हो जाएगी, अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा पानी के अंदर आने की वजह से। तो प्लांट सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, प्लांट सेल क्या हो जाएगी, प्लाज्मलाइज हो जाएगी, अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और कहाँ सेटल हो जाएगा, कॉर्नर पे सेटल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके इंटेक्स का, कि हाउ डज द सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे मूव करते हैं, अभी हमने डिस्कस करा। कार्बन डाइऑक्साइड कौन है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन है, गैस है। और अभी मैंने बताया था गैस कैसे मूव करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है ना। तो गैसेस जो है वो मूव करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और कैसे मूव करेंगे, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम।
है ना। तो गैसेस मूव कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और वाटर कैसे मूव करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर मूव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम। क्लियर ये? ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेक्स प्लेस, सो यू विल से बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पार्टिकल को सेलेक्ट करती है कि कौन से पार्टिकल को अंदर भेजना है और कौन से अंदर पार्टिकल को नहीं भेजना है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है बिकॉज इट सेलेक्ट द पार्टिकल, ये पार्टिकल को चुनती है। जो जरूरी पार्टिकल होगा उसको ही जाने देगी, यूजफुल पार्टिकल को ही अलाउ करेगी, नॉन यूजफुल पार्टिकल को जो जरूरी नहीं है उसको अलाउ नहीं करेगी, है ना। जिसकी वजह से इट इज एक्ट एज अ गार्ड ऑफ द सेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ तक करा है।